It is the ultimate example of technology disrupting a marketplace, और it's a story about the extreme hatred people have for Netflix. नेटफ्लिक्स वर्सेस ब्लॉकबस्टर की कहानी को काफी बार काफी तरीकों के साथ और बहुत सारे लेसन्स के साथ बताया गया है एंड व्हाट आई हैव कम टू रियलाइज, नेटफ्लिक्स की सफलता और ब्लॉकबस्टर के फेलियर को कोई भी सिंगल एक्सप्लेनेशन बयां नहीं कर सकती। ये कहानी है पुअर डिसीजंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की, जिसने नेटफ्लिक्स को आबाद किया और ब्लॉकबस्टर को बर्बाद किया। Hey, मैं मनोज जोशी and you are watching The Learners Club. My motive with this video is to distill everything I have learned about these two companies down into few actionable takeaways for you. इस एडवेंचर स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर के बारे में जानना होगा। जब 1997 में नेटफ्लिक्स लॉन्च हुआ, उस टाइम तक ब्लॉकबस्टर वाज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ द वीडियो रेंटल इंडस्ट्री, जिसके पास 2800 वीडियो रेंटल स्टोर थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब 2010 में ब्लॉकबस्टर बैंकक्रप्ट हुआ, उस टाइम नेटफ्लिक्स का एनुअल नेट इनकम था $161 मिलियन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ब्लॉकबस्टर खुद को बचा नहीं सकता था। ऑफ कोर्स वो खुद को बचा सकता था। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स विद द टाइमलाइन। Year 1997, a $40 लेट फी ट्रिगर्ड ए स्टार्टअप। रीड हास्टिंग, जो कि नेटफ्लिक्स के को फाउंडर थे, उनको $40 की लेट फी देनी पड़ी। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि वो अपोलो 13 का VHS टेप को रिटर्न करना भूल गए थे, जो कि उन्होंने रेंट पे लिया था। फिर रीड हास्टिंग और मार्क रैंडोल्फ ने मूवी रेंटल बिजनेस को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए नेटफ्लिक्स को लॉन्च किया। वन ऑफ द की फीचर ऑफ देयर बिजनेस वाज टू एलिमिनेट लेट फीस। ईयर 1998, नेटफ्लिक्स ओपन फॉर बिजनेस। इस साल नेटफ्लिक्स ने अपने डीवीडी रेंटल बिजनेस को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया था विद 30 एम्प्लॉइज। लेट मी एड वन मोर थिंग, ये वही टाइम था जब लोग ब्लॉकबस्टर की VHS टेप्स को रेंट पे लेना पसंद करते थे बजाय डीवीडी प्लेयर्स को खरीदने के, क्योंकि डीवीडी प्लेयर्स को ओन करना काफी एक्सपेंसिव था। फिर भी नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स ने अपने हथियार डालने के बजाय रिस्क उठाना पसंद किया। एक्चुअली ये चीज काम कर गई, वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लगी। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स ने तोशिबा, HP, सोनी जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ हाथ भी मिला लिया और जो लोग डीवीडी प्लेयर्स को खरीदते थे उन्हें डीवीडी फ्री में रेंट पे देने लगे। इट वाज अ क्रेजी स्टेप। ईयर 1999, नेटफ्लिक्स फाउंड एन इन्वेस्टर। नेटफ्लिक्स को एक बहुत ही बड़ी हेल्प मिली ग्रुप एनर्ड से, जो कि फ्रांस बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी थी। इस कंपनी ने नेटफ्लिक्स के अंदर $30 मिलियन पंप इन किए और इस इन्वेस्टमेंट से नेटफ्लिक्स ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। कस्टमर्स को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया कि अब वो $16 एक महीने का देकर जितनी डीवीडी चाहे उतनी डीवीडी रेंट पे ले सकते हैं। And the best thing was there was no late fee for not returning DVDs in a given time. Year 2000, Netflix offered to surrender to Blockbuster. Despite its growing popularity, Netflix अब भी एक लॉस मेकिंग बिजनेस ही था। Netflix का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था Blockbuster, जो कि Netflix को धीरे धीरे करके मार रहा था। और आखिरकार Netflix ने Blockbuster का दरवाजा खटखटाया खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए। Netflix ने Blockbuster के सामने एक ऑफर रखा कि आप हमें $50 मिलियन दो और साथ ही नेटफ्लिक्स को अपने ऑफलाइन स्टोर में भी प्रमोट करो और बदले में हम ब्लॉकबस्टर को ऑनलाइन रन करेंगे। Really, Blockbuster had a great opportunity to acquire Netflix and sustain itself in existence. पर बजाय इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के, ब्लॉकबस्टर ने इसे मजाक उड़ाते हुए ठुकरा दिया। Year 2001, DVD players become popular. Netflix का सबसे मेजर प्रोडक्ट था DVD और विदाउट DVD प्लेयर्स ये प्रोडक्ट बेकार था। नेटफ्लिक्स के क्रिएशन से लेकर अब तक डीवीडी प्लेयर्स को ओन करना एक बहुत ही महंगा सौदा था, थैंक्स टू रीड हास्टिंग, जिसने नेटफ्लिक्स को अब तक बचाए रखा जब तक डीवीडी प्लेयर्स मेन स्ट्रीम में न आए। एंड इट फाइनली हैपेंड। अब डीवीडी प्लेयर्स सस्ते हो चुके थे, लोग उन्हें खरीद रहे थे, बट डीवीडी प्लेयर्स वर वर्थलेस विदाउट द राइट डीवीडीज। No worries, Netflix was there to fill this gap by offering convenient DVD rentals. Year 2003, Netflix फर्स्ट प्रॉफिटेबल ईयर, जिसने भी कहा है बहुत ही शानदार कहा है। अच्छी चीजें उन्हीं को हाथ लगती है जो लोग इंतजार करते हैं। बहुत सालों के हार्ड वर्क और ब्रूटल रिजेक्शन के बाद पहली बार नेटफ्लिक्स को प्रॉफिट हुआ और इसी साल कंपनी ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन हिट किया। ईयर 2004, नेटफ्लिक्स वर्सेस ब्लॉकबस्टर बिगन। अब तक ब्लॉकबस्टर को यह बात समझ में आ चुकी थी कि नेटफ्लिक्स को रिजेक्ट करना एक बहुत ही घटिया डिसीजन था। जोहान एंटिको, जो कि उस टाइम के ब्लॉकबस्टर के CEO थे, उनको ये भी बात समझ में आ चुकी थी that we have to change something.
ब्लॉकबस्टर का VHS रेंटल मॉडल आउटडेटेड हो चुका था। उन्हें DVD बाय मेल सर्विस को अडॉप्ट करने की नीड थी, जो कि नेटफ्लिक्स के सिमिलर था। ब्लॉकबस्टर का लेट फी चार्ज करना भी कस्टमर को कतई पसंद नहीं था। तो CEO ने इन दोनों इश्यूज को बोर्ड के सामने प्रपोज किया और इन दोनों बदलावों की कॉस्ट थी $400 मिलियन। बोर्ड को अपने CEO एंटिको से विश्वास उठ गया। लेट फीस को हटाना कंपनी के प्रॉफिट को हर्ट करेगा। एक्चुअली ब्लॉकबस्टर ने लालच की वो हड्डी अपने मुंह में दबा ली थी जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, और छोड़ेगा भी क्यों। कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 15% तो उन्हें लेट फीस से आता था। इन 2005 एंटिको को फायर कर दिया गया और इसके सक्सेसर ने वो सारे इनिशिएटिव को विड्रॉ कर लिया जो ब्लॉकबस्टर के इंटरेस्ट के लिए डिजाइन किए गए थे। ईयर 2005 द टेबल टर्न्ड। नेटफ्लिक्स धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी और प्रॉफिट को बढ़ा रहा था, और यह वही टाइम था जब नेटफ्लिक्स 1 मिलियन DVDs पर डे की शिप कर रहा था। एज कम्पेयर टू 1998 when Netflix first started, 2005 was a completely new era। अब कस्टमर फिजिकल आउटलेट्स पे जाने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर करना ज्यादा पसंद करता था, और अब तक ब्लॉकबस्टर ने अपने रेवेन्यू और अपनी पॉपुलैरिटी को लूज करना स्टार्ट कर दिया था। Year 2010, Netflix dominated the market. Blockbuster went bankrupt. अब तक नेटफ्लिक्स डिज्नी, अमेज़न, पैरामाउंट और सोनी जैसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जायंट्स के साथ हाथ मिला चुकी थी। नेटफ्लिक्स बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रैब 20% मार्केट से, और वहीं दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर अपने घुटनों पे आ चुकी थी। 1 जुलाई को ब्लॉकबस्टर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्टेड हो गई एंड फाइल फॉर बैंक्रप्सी हैविंग इंकर्ड नियरली $1 बिलियन इन लॉस। एक्चुअली ब्लॉकबस्टर ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। ब्लॉकबस्टर के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो नेटफ्लिक्स को अक्वायर कर ले, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो प्रॉफिट को एक बार साइड में रखकर कस्टमर के इंटरेस्ट के बारे में सोचे, बट इट डिडंट। ब्लॉकबस्टर इनिशियली सक्सीड बिकॉज दे डिड वन कोर जॉब बेटर देन एनीवन एल्स, डिलीवरिंग एंटरटेनमेंट टू पीपल्स होम। नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर अपनी बुक दैट विल नेवर वर्क में लिखते हैं, We'd finally figured out a way to make our original idea of DVDs by mail work, and here we were, looking ahead to a future without either DVDs or mail. ये बात क्लियर है कि ब्लॉकबस्टर को आखिरकार इस बात का रियलाइज हो गया था कि नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल आने वाला फ्यूचर है, एंड दे डिड मेक चेंजेस टू एड्रेस इट, बट इन द एंड इट वाज टू लिटिल टू लेट। ब्लॉकबस्टर ने कभी भी खुद को पूरे तरीके से मॉडर्न बिजनेस में इवॉल्व नहीं किया, जो कि उनकी नीड थी इन ऑर्डर टू कॉम्पीट विद नेटफ्लिक्स। बट वहीं नेटफ्लिक्स DVD सब्सक्रिप्शन के साथ स्टार्ट हुई थी, और 2007 में उन्होंने अपने बिजनेस को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ स्विच किया। ब्लॉकबस्टर के रेवेन्यू का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन उन्हें कस्टमर से मिलने वाले लेट फीस से आता था, जो कि कस्टमर उन्हें कभी देना ही नहीं चाहते थे। सो दिस इज द अनदर की पीसेस ऑफ दिस पजल। उन्होंने कभी भी कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करती है। Blockbuster's profit had to be sufficient to sustain their worldwide stores and staffing levels. As well as their pricing structure reflecting this, their profit also relied on something their customers hated, late fees. एंड फाइनली ब्लॉकबस्टर ने लेट फीस के इश्यू को एड्रेस किया, तो उसकी कॉस्ट थी $200 मिलियन, और ये नुकसान ब्लॉकबस्टर बियर नहीं करना चाहते थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को या फिर कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे और कुछ बेहतरीन के साथ।